एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरिया अपनी सौतेली माँ के साथ ही रहा करता था। हरिया जब 10 साल का था तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। परंतु उसके कुछ समय बाद ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गई, जिस वजह से उसकी सौतेली माँ वृंदा हरिया से बहुत नफरत करती थी और इसी कारण उसने बचपन में ही हरिया का स्कूल छुड़वा दिया था और उसे काम पर लगा दिया था। बेचारा हरिया अपनी सौतेली माँ के कारण घर और बाहर दोनों का काम किया करता था और उसके सौतेली माँ वृंदा पूरे दिन पलंग पर बैठी रहती थी। अरे ओ हरिया, तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि कुएं से पानी ले आ, घर में रखा हुआ पानी खत्म हो चुका है। सारे मटके लेकर कुएं पर जा और पानी भरकर लेकर आ। माँ, मैं अभी अभी बाजार से लकड़ियाँ बेच कर आया हूँ। मेरे कंधों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता। अगर तू पानी नहीं लाएगा तो हम दोनों पियेंगे क्या? माँ, आप एक काम कीजिए, आज आप एक मटका पानी ले आइए, बाकी फिर मैं सुबह जल्दी उठकर सारे मटकों में पानी ले आऊँगा। तुझे शर्म नहीं आती मुझे काम बोलते हुए? हे भगवान, आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, खुद हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी अपने से बड़ों को परेशान करते हैं। पर इसमें तेरी भी क्या गलती? तेरे बाप ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी के कुछ समय बाद ही इस दुनिया से चले गए और तुझे मुझ पर बोझ बनाकर छोड़ गए। बेचारा हरिया और कुछ नहीं बोलता और मटका लेकर पानी भरने चला जाता है। वृंदा का स्वभाव बहुत ही कड़वा था। वो हमेशा ही हरिया को किसी न किसी बात को लेकर कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। उसके अंदर हरिया के प्रति बिल्कुल भी दया या प्रेम भाव नहीं था, इसलिए बेचारा हरिया हमेशा से ही प्यार के लिए तड़पता रहता था। समय इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन वृंदा अपनी सहेली के घर गई होती है और हरिया घर पर होता है। तभी वृंदा थोड़ी देर में घर वापस आ जाती है और अपनी अलमारी में कुछ ढूंढने लगती है और फिर चिल्लाते हुए वो हरिया को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तू सच सच बता, तूने मेरे गहने कहाँ छुपा कर रखे हैं? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? देख, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जो है सच बता दे। आप मुझे पूरी बात बताएंगी तभी तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। जब मैं बाहर गई थी मेरी अलमारी में मेरे गहने सही सलामत रखे थे, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ मेरी अलमारी में मेरे गहने नहीं है और घर पर केवल तू ही था। अब बता मेरे गहने कहाँ गए? माँ, आप मुझ पर कैसे शक कर सकती हैं? मैं आपका बेटा हूँ और आपके साथ रहता हूँ और मैं अपने ही घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं कर सकता? किसी बात का लालच आ गया होगा तेरे मन में, इसलिए तूने मेरे गहने चुरा लिए। देख, प्यार से मेरे गहने वापस कर दे। वो गहने मेरी माँ ने शादी के वक्त मुझे दिए थे। माँ, मेरा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने चोरी जैसा घोर अपराध नहीं किया है। मतलब तू अपने मुँह से नहीं बताएगा? ठीक है, अगर ऐसा है तो अब तू इस घर में नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहती एक चोर इस घर में रहे। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा मेरे घर से और वापस अब यहाँ शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। बेचारा हरिया और बहस करने की हालत में नहीं था, इसलिए वो बिना कुछ कहे जंगल आ जाता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ वो रोज आया करता था और रोज उस पेड़ को पानी दिया करता था। यहाँ तक कि वो उस पेड़ से बातें भी किया करता था। आज भी हरिया कुछ ऐसा ही करता है। तुम जानते हो पेड़ दोस्त, आज मेरी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। उनकी बात सुनकर मेरा दिल सच में टूट गया। मैंने आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं उनके गहने चुरा सकता हूँ। अगर आज बाबा यहाँ पर होते तो माँ ऐसा कभी नहीं करती। इतना कहते कहते हरिया का गला भर आता है कि तभी उसके पीछे से आवाज आती है, रो मत हरिया, मैं जानता हूँ तुम निरपराध हो। तुम जैसा व्यक्ति कभी कोई अपराध नहीं कर सकता और न ही किसी को कोई नुकसान पहुँचा सकता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ पर? घबराओ मत हरिया, ये मैं हूँ तुम्हारा दोस्त पेड़, वही जिससे तुम बचपन से बातें करते आए हो। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और बचपन से ही मैं तुम्हारी बातें सुनते हुए आ रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है।
आखिर कोई तो है जो बिना कुछ कहे मेरी सारी बातें सुनता है। हरिया, तुमने बचपन से मेरी बहुत देखभाल की है, मेरी जड़ों को हमेशा पानी दिया है, मेरे आसपास हमेशा सफाई रखी है, और जब गांव के लोग मेरे टहनियों के फैलाव के कारण मुझे काटने वाले थे, तब भी तुमने मेरी जान बचाई थी। तुमने मेरी बहुत बार मदद की है, इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंख बंद करनी होगी। ठीक है। जादुई पेड़ के कहे अनुसार हरिया अपनी आंखें बंद कर लेता है। हरिया, अब अपनी आंखें खोलो। हरिया जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो जादुई पेड़ सोने, चांदी और हीरे के गहनों से लद चुका है। यह देखकर हरिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो जादुई पेड़ कहता है, हैरान होने की जरूरत नहीं है हरिया, ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे ऊपर से सोने, चांदी या हीरे के गहने तोड़ लेना और उससे अपनी जरूरत पूरी कर लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ दोस्त। इसके बाद हरिया उस जादुई पेड़ पर से कुछ गहने तोड़ लेता है और उसे सोनार के पास जाकर बेच देता है, और उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो भोजन करता है और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेता है। मेरा पेट तो अच्छे से भर गया और अब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े भी हैं, लेकिन मेरे पास सर ढकने के लिए अभी भी एक छत नहीं है। इसके बाद हरिया उस जादुई पेड़ पर से कुछ गहने तोड़कर फिर से सोनार को बेच देता है और जंगल में ही अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेता है और वहीं रहने लग जाता है। इस जादुई पेड़ की वजह से मुझे एक अच्छी जिंदगी मिल गई है, पर मुझे मेहनत करनी नहीं छोड़नी चाहिए, वरना मैं हमेशा के लिए इस पर निर्भर हो जाऊंगा। ये सोचकर हरिया फिर से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचना शुरू कर देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उसे रोज मंदिर में चढ़ाने लग जाता है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन जब हरिया बाजार से घर आ रहा होता है, तभी उसे एक औरत मिल जाती है। भैया, मैं 3 दिन से भूखी हूँ और मेरे बच्चे भी कई दिनों से भूखे हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हरिया अपनी जेब में देखता है तो उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो उस जादुई पेड़ के पास जाता है, उससे सोने का एक हार तोड़ता है और उसे सोनार के पास बेचकर सारे पैसे उस औरत को दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यहाँ पर कोई 1 रुपया देने को भी तैयार नहीं है और आपने इतने सारे पैसे मेरे हाथ में लाकर रख दिए। भगवान आपका भला करे। इसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है, परंतु ये सब दृश्य हरिया की माँ वृंदा देख रही होती है। मैंने तो इस हरिया को गहने चुराने का झूठा इल्जाम लगाकर घर से बाहर निकाल दिया था और उस वक्त इसके पास एक भी पैसे नहीं थे। फिर आज इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गई कि ये लोगों में बांट रहा है। मुझे इसके ऊपर नजर रखनी होगी और पता लगाना होगा। इसके बाद वृंदा हरिया पर नजर रखने लग जाती है और फिर उसे जल्द ही जादुई पेड़ के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही उसे जादुई पेड़ के बारे में पता चलता है, वो हरिया के पास आती है और झूठा नाटक करते हुए कहती है, हरिया बेटे, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत गलत इल्जाम लगाया। तेरे जाने के बाद मैंने अपनी अलमारी फिर से देखी और मुझे वहाँ वो गहने मिल गए। कोई बात नहीं माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको आपके किए पर पछतावा है और आप मुझसे माफी मांग रही हैं, यही बहुत है मेरे लिए। माँ, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना और बताना चाहता हूँ। ऐसा कहकर हरिया अपनी माँ वृंदा को उस जादुई गहने पेड़ के बारे में सारी बात बता देता है और उस जादुई गहने के पेड़ के दर्शन भी करा देता है, जिसे देखकर वृंदा बहुत खुश होती है। इसके बाद वृंदा हरिया से कहती है, बेटा हरिया, ये सब गहने तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये गहने बहुत कीमती होंगे ना? ये सब इसलिए इतने ज्यादा सुंदर हैं क्योंकि ये सब गहने इस जादुई गहने के पेड़ पर लगे हैं। और हाँ, ये सारे ही गहने बहुत कीमती हैं। पता है माँ, जब आपने मेरा साथ छोड़ दिया था तो मैंने इन्हीं गहनों को बेचकर अपना गुजारा किया था। ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में ये जादुई गहने का पेड़ महान है।
इसके बाद हरिया वृंदा को अपने जंगल में बनाए हुए घर में ले जाता है, जो कि वृंदा के घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा और अच्छा होता है। और फिर वृंदा उसी घर में रहने लग जाती है। हरिया बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ उसके पास वापस आ गई थी, परंतु वृंदा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। एक रात को वो उठती है और दबे पांव उस जादुई पेड़ के पास जाती है। ये जादुई पेड़ तो गहनों से लबालब भरा पड़ा है। अगर मैं इसके सारे गहने चुराकर यहाँ से भाग जाऊं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी और उन पैसों से मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये सोचकर वृंदा उस जादुई पेड़ पर से सारे गहने तोड़ने लग जाती है, परंतु जैसे ही वो पेड़ के सबसे ऊपर वाले गहने को तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेजी से पेड़ से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी कमर और पैर में बहुत चोट आती है। वृंदा के गिरने की आवाज सुनकर हरिया जल्दी से बाहर आता है। हरिया जब बाहर आता है तो देखता है कि एक पोटली में बहुत सारे गहने बंधे हुए हैं और उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। यह सब देखकर उसे समझने में देर नहीं लगती कि आखिर क्या चल रहा है। माँ, आप ये सब गहने चुराने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने आपको बताया था, वो एक ऐसा जादुई गहने का पेड़ है जो दूसरों की बुरे समय में मदद करता है और इसने मेरे बुरे समय में भी मदद की थी। इसके बावजूद भी आपने ऐसा करने की कोशिश की। मुझे लगा था आप बदल गई हैं, पर शायद मैं गलत था। हाँ, मैंने ये सब गहने चुराने की कोशिश की क्योंकि मैं इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती थी, लेकिन मेरी कमर, मेरा पैर। ये सब आपके कर्मों की सजा है। आपने इस जादुई पेड़ का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। जब तक आप अच्छी रहीं, ये पेड़ भी आपके साथ अच्छा रहा, परंतु जब आपने गलत कदम उठाया तभी आपके साथ ऐसा हुआ। वृंदा थोड़ी देर सोचती है और उसे समझ आ जाता है कि हरिया बिल्कुल सही कह रहा है। इसलिए वो जादुई गहने के पेड़ और हरिया दोनों से माफी मांगती है। हरिया बड़ा दिल रखकर वृंदा को माफ तो कर देता है, परंतु माँ, मैंने आपको माफ कर दिया है, परंतु मैं अब और आपके साथ नहीं रह सकता। कृपया करके आप अपने घर वापस चले जाइए। मैंने आपके बिना जीना सीख लिया है और अब मैं खुद अकेले यहाँ रह सकता हूँ। मुझे आपकी तरफ से एक और धोखा नहीं चाहिए। वृंदा कुछ नहीं कहती और सर झुकाकर अपने घर वापस चली जाती है और उस दिन के बाद से हरिया उस जादुई गहनों के पेड़ की मदद से हंसी खुशी जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है। ये कहानी है एक गरीब मेहंदी वाली लड़की शिखा की, जो अपनी गरीब माँ के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करती थी। शिखा को बहुत अच्छा मेहंदी लगाने आता था। गांव में किसी के भी घर शादी विवाह होता तो शिखा ही उनको मेहंदी लगाया करती। बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे, जिससे वो अपने घर का जरूरत का सामान ले आया करती थी। एक दिन पड़ोस के गांव की एक औरत शिखा के घर आती है और कहती है, अरे शिखा, कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और कल मेहंदी का फंक्शन है, तो तुम मेहंदी लगाने आ जाना। मेरी बेटी ने खास तुम्हें बुलाया है अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए। ठीक है आंटी, मैं आ जाऊंगी। वो औरत वहाँ से चली जाती है और फिर अगली सुबह शिखा मेहंदी लगाने पहुँच जाती है। मेहंदी के फंक्शन में वरुण नाम का एक लड़का शिखा को पसंद कर लेता है। उसे शिखा बहुत अच्छी लगती है। वो उसके पास आकर उससे कहता है, सुनिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो क्या है ना कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी? तभी शिखा की सहेली प्रिया कहती है, अरे हाँ बोल दे शिखा, लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, पर पहले आप मेरी माँ से बात कर लीजिए। फिर अगली सुबह वरुण अपने माता पिता को लेकर शिखा के घर पहुँचता है और सबकी रजामंदी से शिखा और वरुण की शादी हो जाती है। शादी के बाद शिखा अपने ससुराल जाती है तो उसकी नंद कहती है, अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत सुंदर मेहंदी लगा रखी है। इतनी सुंदर मेहंदी आपने कहाँ से लगवाई? तभी शिखा कहती है, अरे पायल, ये मेहंदी तो मैंने खुद ही लगाई है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है। उसके बाद शिखा अपने पति के साथ कमरे में चली जाती है। कमरे में वरुण शिखा से कहता है, शिखा, यही मेरा छोटा सा घर है और मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ।
मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाकर ही जैसे तैसे अपना घर का गुजारा कर पाता हूँ। कोई बात नहीं जी, आपका ये छोटा सा घर भी स्वर्ग से कम नहीं है। और जब ऊपर से घर में एक कमाने वाला हो तो परेशानी तो घर में होती ही है। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। शिखा बहुत जल्द घर में सबसे घुल मिल जाती है और पूरे घर की बागडोर बहुत अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन शिखा बाजार से घर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में मेहंदी का पौधा दिखाई देता है। अरे वाह, मेहंदी का पौधा। एक काम करती हूँ, एक छोटा सा पौधा उखाड़कर अपने घर के आंगन में लगा देती हूँ, जो कभी ना कभी काम ही आएगा। फिर शिखा उस मेहंदी के पौधे को ले जाकर अपने घर के आंगन में लगा देती है। कुछ ही दिनों में वो मेहंदी का पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें बहुत सारे मेहंदी के पत्ते आ जाते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आता है और शिखा का घर टूटकर गिर जाता है। एक कमरा जैसे तैसे बचता है। पूरा परिवार उसी कमरे में गुजारा करता है। अब गरीबी जैसी उनके सर चढ़कर बोल रही थी। अगली सुबह जब वरुण रिक्शा लेकर रिक्शा चलाने जाता है और सवारी को बिठाता है तो उसका रिक्शा टूट जाता है और सवारी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे पहले अपना खटारा रिक्शा सही करवाओ, तब जाकर कोई सवारी बिठाना। माफ करना भाई साहब। वरुण उदास मन घर लौट आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर वरुण की माँ कहती है, हे भगवान, घर चलाने का एक ही सहारा था, अब वो भी टूट गया। अब हमारा गुजारा कैसे होगा, भगवान ही जाने। अब जैसे तैसे घर में रखे पैसों से कुछ दिन घर चल जाता है, परंतु फिर कुछ दिनों बाद घर में बहुत दिक्कत होने लगती है। फिर एक दिन पड़ोस वाले गांव से एक औरत आती है और कहती है, अरे कोई है अंदर? जी कहिए। बेटी, कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, पूरा परिवार आना। मैं अपनी बेटी की शादी का न्योता देने आई हूँ। कल मेरी बेटी की मेहंदी है, तो आप सब लोगों को सारे फंक्शन अटेंड करने हैं। कल मेहंदी में भी जरूर आना। ठीक है आंटी, हम आ जाएंगे। अगली सुबह पूरा परिवार तैयार होकर मेहंदी के फंक्शन में पहुंच जाता है। वहां जिस लड़की की शादी थी, उसकी मेहंदी वाली अब तक आई नहीं थी। वो लड़की अपनी माँ से कहती है, अरे माँ देखो ना, मेरी मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई। कब शुरू होगी मेरी मेहंदी की रस्म और मैं अपने हाथों में सुंदर मेहंदी किससे लगवाऊंगी? तभी मेहंदी वाली का फोन आता है। उसे आज अर्जेंट कहीं काम होता है, तो वो आने से मना कर देती है। हे भगवान, बेटी मेहंदी वाली तो नहीं आ पाएगी। अब क्या होगा माँ, मेरे हाथों में सुंदर मेहंदी कैसे लगेगी? उनकी ये सारी बातें शिखा सुन लेती है। वो उनके पास आकर कहती है, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो क्या मैं मेहंदी लगा दूं? यकीन मानिए मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हूँ। ठीक है लगा दीजिए, पर अच्छी लगाना, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। उसके बाद शिखा उस लड़की की बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। इसके बदले में खुश होकर उसकी माँ शिखा को मेहंदी लगाने के पैसे भी देती है। अरे वाह बेटी, तुमने तो मेरी बेटी को बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। अगर आज तुम ना होती तो पता नहीं मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म कैसे होती। सभी लोग शिखा से बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही मेहंदी का फंक्शन अटेंड करके सभी लोग घर आते हैं। फिर शिखा वो पैसे अपने पति को देती है और कहती है, ये लीजिए जी पैसे, इन पैसों से आप रिक्शा ठीक करवा लीजिएगा। सच में शिखा, तुम बहुत अच्छी हो और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। उसके बाद वरुण उन पैसों से अपना रिक्शा ठीक करवा लेता है और वो फिर से रिक्शा चलाने लगता है। एक दिन वरुण के रिक्शे पर शहर की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी थी। तभी अचानक रिक्शे के खरोच से उसका ब्लाउज फट जाता है। अरे ये क्या हो गया, अब मैं ऐसे स्टेज पर कैसे जाऊंगी? आप चिंता मत कीजिए, आप एक काम करिए, मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरी पत्नी आपकी समस्या जरूर दूर कर देगी। उसके बाद वरुण उस लड़की को अपने घर ले आता है और फिर वरुण शिखा को सारी बात बताता है। उसके बाद शिखा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपका स्टेज शो बहुत अच्छा जाएगा। मैं आपका ब्लाउज इतना यूनिक और अच्छा बनाऊंगी कि सब आपको देखते रह जाएंगे। वो कैसे? मैं आपका मेहंदी डिजाइन से ब्लाउज बनाऊंगी। क्या मेहंदी डिजाइन से ब्लाउज? ओह वाओ नाइस, चलो ट्राई करो। इसके बाद शिखा उस लड़की का ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बहुत सुंदर बनाती है। वो लड़की बहुत खुश होती है
और खुश होकर शिखा को 20,000 रुपए देकर जाती है। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। अब तो ये स्टेज शो मैं ही जीतूंगी। इसके बाद वो लड़की वहाँ से सीधे अपने स्टेज शो पर पहुँचती है और सभी लोग उस लड़की को देखते रह जाते हैं और उससे ब्लाउज मेहंदी वाली का एड्रेस पूछते हैं। नाइस, तुम्हारी ये ब्लाउज मेहंदी डिजाइन बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे भी उसका एड्रेस बताओ, मैं भी उनके पास जाकर ये करवाऊंगी। ऐसी ही बहुत सारी लड़कियां उससे शिखा का एड्रेस मांगने लगती है। फिर वो लड़की जिसका नाम प्राची था, वो उन सभी लड़कियों को शिखा के घर लेकर जाती है और कहती है, अरे शिखा, तुमने मेरा इतना अच्छा मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाया है कि ये सब लोग उस डिजाइन के पीछे पागल हो गए हैं और इन्हें भी वैसे ही डिजाइन करवाना है। चलो अब संभालो अपने कस्टमर को, मैं चलती हूँ। अब वो सारी लड़कियां शिखा से अपना मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनवाती है और बदले में शिखा को बहुत पैसे देकर जाती है। धीरे धीरे शिखा बहुत फेमस हो जाती है और खूब पैसे कमाती है। अपने टैलेंट के बदौलत आज शिखा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। वो अपने पति का रिक्शा चलाना भी छुड़वा देती है और एक दुकान खोलकर दे देती है जिसमें उसका पति मेहंदी बेचता है और इस प्रकार सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।